धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी दुनिया भर की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, विशेष रूप से क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल तो आपके यहाँ पर दिल्ली नगर निगम का, यानी कि एमसीडी का, पार्षद का चुनाव हुआ है। 12 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे यूं तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन स्थिति तो आपने मौके पर जाकर ही देख ली होगी। मैंने अपने इलाके में देखा, जरूर देखा, मैं गया भी वोट देने के लिए। और कुल 4 ही ऑप्शंस थे। सबसे ऊपर में बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आप। नाम उनके मुझे नहीं याद है, और लास्ट वाला था नन ऑफ द एबव। तो नेचुरली मैं नन ऑफ द एबव पर जाके अपना जो बटन दबाना होता है वो दबा के आ गया हूँ। नोटा को देखकर वोट आ गया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं देने गया था कि नोटा बहुत ताकतवर बनेगा, 2-4% में रुक जाता है, बल्कि मैं देखना चाहता था कि स्थिति क्या है। तो दो हम्म। चीजें देखी। एक तो यह है कि 2014-15 में, और उसके बाद जो चुनाव हुए थे शुरुआती दौर में, आम आदमी पार्टी के सदस्य वहां पे वो टोपी लगाए हुए, शुरुआती दौर में अन्ना हजारे या मैं आम आदमी पार्टी हूँ या केजरीवाल हूँ वगैरह वगैरह सबका होता था। वो चीज तकरीबन गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के वहां पे बहुत सारे 10-15 बैठे हुए थे, अच्छे खासे भोजन भी खा रहे थे। 3-3 राउंड वो मेरे घर पे आ गई महिलाएं कि आप वोट देने गए, वोट देने गए। मेरी पत्नी ने ही खोला था, बताए थे। तो और जो भी इन लोगों ने जो पर्चा निकाल के दिया है उसके ऊपर अपना बीजेपी का प्रचार करके लिखा है कि भाजपा को वोट दे, देश को मजबूत बनाए वगैरह वगैरह। यानी एक फांसीवाद जो आंदोलन होता है, फांसीवाद एक सामान्य तानाशाही से अलग है। एक तो पूंजीपति वर्ग की तानाशाही हमेशा रहती है, कभी कभी उभर के खास आती है, जैसे 1975-77 का हमने तथाकथित रूप से जो इमरजेंसी देखा, वो एक पार्टी द्वारा पूंजीपति वर्ग के बिहाफ पे हमारे ऊपर एक तानाशाही लाई गई थी। आज की तानाशाही वो हिटलर की जो नाजी पार्टी थे, या मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली थी, उसका एक तरह से कहें तो पुनरावृत्ति हो रहा है, कुछ डिफरेंस के साथ। अब जैसे वहां जातिवाद नहीं था, यहाँ जातिवाद भी लाया जा रहा है और दूसरी चीजें की जा रही हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान नहीं था, हमारे खिलाफ पाकिस्तान में आग दिखाने के लिए ये सब चीजें हैं। लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जनता के एक हिस्से को अपने साथ लेना और उसको एक आंदोलन का रूप देना, धर्म, जाति, देश, व्यक्तिवाद आदि के नाम पर, वह पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। और फांसीवाद तो हमारे आ ही चुका है। नंबर 2 छोटा सा है पॉइंट की, जब अंदर गया तो मैं दूसरा था, वोट देने के बाद मेरे पीछे कोई नहीं था। यानी पता नहीं वो डेटा में इलेक्शन कमीशन क्या बताता है। लेकिन मेरे बूथ पे जहां मैं गया था, आस पास से बहुत शांति थी। ना पुलिस ही कुछ चेक कर रहा था। पूछ लिया उसने, क्या मोबाइल लेके आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं लेके आया हूं। मुझे ऐसा भी लगा, मैं मुस्कुराया कि शायद पूछेगा किसको वोट देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा। वो मेरी काल्पनिक बात थी। जी। दो चीजें आपकी बातों से मैं समझने की और ज्यादा कोशिश करना चाहता हूं। एक, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस से कोई नहीं था। कांग्रेस का कोई भी नहीं था वहां पे बताने के लिए कि कौन सा नंबर है, क्या है, क्या नहीं है। वो पहले ही से अपनी हार मान चुके हैं, एक दिखावे के लिए खड़ा कर चुके हैं। वैसे यहाँ की जो भी मतलब खड़ी थी या खड़े थे, वो कहते हैं कि यहाँ की जो एमपी हैं, पहले पार्षद हुआ करती थी, शहरावत करके हैं। अब बीजेपी की तरफ से अभी एमपी बनी पड़ी हैं। अब काफी उनका मतलब चारों तरफ देखे तो उनके पर्चे, उनके नाम, उनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और उन्हीं के परिवार की कोई हैं। वैसे भाजपा तथाकथित रूप से परिवारवाद का विरोध करता है, लेकिन हमें पता है कि ऊपर से नीचे तक लेकर सबका सब वही है। और वैसे परिवारवाद जो है वह पूंजीवाद का मुख्य लक्षण नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है और उसमें यह शामिल है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। परिवारवाद की स्थिति ये सी है कि कुशवाहा ने बिहार में अपने लड़के को मंत्री बना दिया, पूरी पार्टी में भूचाल मचा पड़ा है, उसे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणियां भंग करनी पड़ी हैं। खैर, इसी मुद्दे पे बने रहना चाहता हूं। आपने कहा कांग्रेस का कोई नहीं था,
आपको नहीं लगता 2014 के बाद से जो चुनाव इस देश के अंदर लड़ा जा रहा है, जो माइक्रो लेवल पर जाकर आरएसएस बीजेपी के लोग खुद अपने संगठन के तौर पे तो लड़ते ही हैं, ये दल बना दिया, वो सेना बना दी, गली मोहल्ले में रह रहे, मान लीजिए मुझे ही ले लीजिए, मैं किसी आरएसएस या बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं या उनके किसी अनुसांगनिक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, 10 लोगों से सलाम दुआ करता हूं, उनके काम आता हूं, किसी को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं, किसी के बच्चे का एडमिशन होना है, दुख बीमारी हारी में काम आता हूं। मोदी से नाराज हो सकता है मेरा पड़ोसी, योगी से नाराज हो सकता है मेरा पड़ोसी, लेकिन मुझसे नाराजगी कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो मेरे कहने पे तो वोट देगा ना देगा वो। तो क्या जिस लेवल पे ऊपर काम करता है आरएसएस बीजेपी, उस लेवल पे वो नीचे भी काम कर रहा है। लेकिन जो ये विपक्ष के लोग हैं, ये बस मीडिया में हु हा सोशल मीडिया में करने के अलावा जमीनी सतह पर काम नहीं कर पा रहे। और आपने बताया भी कांग्रेस का वहां पे बंदा ही नहीं था। कांग्रेस तो खैर मान लेते हैं कि दक्षिण पंथी, वैसे जो आपने कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं, और उनके कार्यकर्ता बहुत जगहों में घुसे पड़े हैं, चाहे वो जंगल हो या गांव हो या कहीं भी हो। लेकिन कांग्रेस की क्या बात करें, कांग्रेस ने तो जो ऊपर के नेता जो भी है नीचे में तो छोड़ के चली गए हैं। बंगाल, त्रिपुरा वगैरह में देखें तो सीपीआई सीपीएम के भारी संख्या में उनके कैडर उठ के भाजपा में चले गए, दूसरे दलों में चले गए। ऐसा नहीं कि भाजपा के कुछ इधर नहीं आए, वो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरफ सत्ता ज्यादा है उस तरफ जा रहे हैं। उनके जो मध्य वर्ग बीच वाले जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, यह दिखाता है कि आइडियोलॉजिकली वह शून्य थे या हम्म। नेगेटिव रूप में थे। उनमें भी जातिवाद था, उनमें हम्म। भी वो जो मिडिल क्लास की प्रवृत्ति है कि हम और अपना धन बढ़ाएं, कैसे करें, एक नौकरी मिल गया तो पीछे भाग खड़े हुए। जो सड़क के अभी जो आवारा तत्व थे, ठीक है। पुल्टारियट, लुम्पेन पुल्टारियट कहते हैं, यानी हम्म। जिनको नौकरी ऐसा मिलने वाला है नहीं, कहीं इधर मिल गया उधर चले गए, झंडा कोई लग गया 500 रुपया मिल गया तो उधर चले गए। ये लोग जो हैं अब इनको मतलब आप एक, ये कह रहे हैं कि जो कल वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के घूम रहा था, अब सत्ता नहीं रही तो वो उधर चला गया है। उसके कई लोग जा सकते हैं या निष्क्रिय हो गए। टोपी लगा के अधिकांश उधर की लोग घूम जो रहा है। मेरे से जा अब अधिकांश लोग निष्क्रिय हो गए और अब काम करने नहीं रखते हैं। और जिस मैं ठीक है। आवारा वर्ग की बात कर रहा था, आवारा इस बात को सुन लीजिए, आवारा मतलब गुंडे नहीं, जो हम्म। बेकार के हैं। अब उनको एक लक्ष्य सा मिल गया है कि वह देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, दोनों तरह की चीज हो रही है। और इसलिए उनकी काफी मात्रा में संख्या जो है, मैंने देखा ई रिक्शा वाले भी बीजेपी का पट्टा लगा के घूम रहे हैं। एक जमाना था पूरी दिल्ली में ऑटो वाला हर कोई लेके घूमता था केजरीवाल का जी। प्रचार कर रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद कोई बदलाव होगा। लेकिन जब नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर उनका यही हाल होता है, उन्हें लगता है क्यों पंगा ले, ऊपर से नीचे तक सत्ता तो इन्हीं की है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है हमारी तुर्की के एक फाइटर जेट से जुड़ी हुई, और कहा जा रहा है सब इसने कमाल कर दिया है, पूरी दुनिया में बवाल कर दिया है। हवा से हवा में मिसाइल के मामले को लेकर यह बात कही जा रही है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, छोटी सी प्रगति इसमें रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान हुई थी, और यह खबर आया था कि एक यूएवी यानी ड्रोन से, है ना, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है, उसके द्वारा दूसरे यूएवी यानी दूसरे ड्रोन को मारने की क्षमता आई थी। यानी एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से लड़ रहा है बिना पायलट के। ये जिसकी बात कर रहे हैं कीजी लेल्मा करके है, बेसिकली बायर कटार या उसका जो एक वो है कंपनी है जो बनाती है, बायकर करके है। ये ड्रोन्स बनाते हैं और एआई के भी काम करते हैं। इनके काफी मात्रा में इनका टर्न अराउंड है। 1 बिलियन से ज्यादा तो इनके पिछले ही साल जो करीब 70-80 देशों को इन्होंने दे रखा है, बांट रखा है, और हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। इस युद्ध के बाद से पिछले 3-4 वर्षों में देखेंगे तो भारी मात्रा में ड्रोन का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी हुआ है। अब ये ड्रोन जो है सो केवल ये मतलब हेलीकॉप्टर टाइप का ही, पंखे के साथ नहीं बल्कि विंग के साथ है। यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में अब फिक्स्ड विंग भी आ गए हैं। हम्म। जिसकी आप बात कर रहे हैं यह एक जेट है। यह हम्म। नॉर्मल प्रोपेलर वाला नहीं बल्कि जेट है, इसलिए स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ड्रोन है। यूएवी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ठीक है। लिल्मा करके जो जेट है, फाइटर जेट कह सकते हैं, वह अनमैन्ड है, सबसे बड़ी बात है। हम्म। नंबर 2, उससे अब यह मिसाइल हम्म। मिसाइल दाग रहे हैं दूसरे फाइटर जेट को मारने के लिए। हम्म। यानी ये छोटे मोटे धीमे गति चलते हुए ड्रोन हेलीकॉप्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि फाइटर जो कि आवाज की गति से ज्यादा तेज चल रहा है और उसके मारने में सफल हुए।
बड़ी सी एक्सरसाइज इन्होंने की थी अपने से सटे हुए समुद्री क्षेत्र में, जिसमें 5 F-15 भी शामिल हुए, F-16 भी शामिल हुए थे, और इनके साथ ये भी शामिल हुए थे। और बड़ी सफलता पूर्वक इन्होंने जो एक वो था दूसरा जो ड्रोन उस टाइप का था, हाई स्पीड वाला था, उसको मार गिराया है। और यह अपने आप में दुनिया में एक अनोखा चीज है। हो सकता है दूसरे लोग भी इसको डेवलप कर रहे हो, लेकिन ये हम्म। लोग पहले लोग हैं जिन्होंने इसका अंजाम दिया है। और इनका मुख्य हम्म। चीज यह होगा कि वर्ल्ड में इनका मार्केट में और भी कब्जा बढ़ेगा, जहां तक ड्रोन्स की बात है, और उसके अंदर में एआई के इंटीग्रेशन की बात है। जी। सिर्फ धंधा बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, चाहे हथियार बेच के ही क्यों ना बढ़ रहा हो। लेकिन इनके पास जो ताकत आ रही है उससे गाजा के मजलूमों को तो कोई राहत नहीं मिलेगी। एक रिपोर्ट भी छपी है कि जब से युद्ध चले हैं पिछले कई सालों से, तो जो हथियार कंपनी है उनका राजस्व बड़ा बढ़ गया है सर। हाँ, सिप्री नामक एक इंस्टीट्यूट है, ये बताते हैं। और पिछले 2024 से 2023 से ही बल्कि 6 से 7% जो 100 मुख्य कंपनियां हैं, और खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो 8-10 कंपनियां हैं, उनके मुनाफे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और जिसको हम्म। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि वॉर इंडस्ट्रीज अब एक सिंपल सा इंडस्ट्री नहीं रह गया अपने देश की सुरक्षा के लिए, बल्कि यह एक बिजनेस बन गया है। और जिससे कि कैपिटलिस्ट क्लास को, केवल एक कैपिटलिस्ट की बात नहीं कर रहा, कैपिटलिस्ट वर्ग को, पूंजीपति हम्म। वर्ग को, हम्म। जो उनका मुनाफा दर घट रहा था, अब इस युद्ध के दौरान होता है। और हम्म। नतीजा ये होगा कि वॉर इंडस्ट्रीज अब डिसाइड करने लगी हैं, या निश्चित रूप से हस्तक्षेप करने लगी हैं कि इस देश में अब शांति होने की बात है, तो अगले देश में कहां लड़ाई करवाया जाए, ताकि चलिए। इनका युद्ध का जितना भी उपकरण है वो बिकता रहे। और यह एक प्रमुख रूप से सामने आ गया है, एआई, साइबर वॉरफेयर और एयर स्पेस में जो पहुंच रहा है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा एक धंधा बन गया। और इसलिए जब तक पूंजीवादी साम्राज्यवादी दुनिया में कायम है, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करती है, यह अब उनका एक प्रमुख हिस्सा बना रहेगा। और हम बेवकूफों जैसे एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे देशों के खिलाफ के नाम पर लड़ते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे, और अपनी स्वतंत्रता तो गई मतलब दूर, एक सामान्य तरह की जिंदगी भी जीने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जी। सच्ची बात है। अगली खबर भी ऐसी ही है, लेकिन गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए जो सेशन में मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ईरानी हैकर इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने इसराइल के परमाणु वैज्ञानिक तक को हैक कर डाला। एक परमाणु वैज्ञानिक तो अभी किया, मतलब मान लीजिए कि नवंबर के अंत में किया है। इसके पहले भी वहां के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे ईरान के, उन्होंने दावा किया था कि परमाणु का जो भी उनका था स्पेस था, या जो भी उनका इंटेलिजेंस हब सेंटर था, उसमें वो प्रवेश करके और मिलियंस ऑफ फाइल्स उसको वो हैक कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, पता हम्म। कर चुके हैं कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अमेरिका के साथ। और ये तो इन्होंने किया है। तो ये कहना कि ये इस्लामिक देश भले ही अपने देश के अंदर में जो भी कर रहे हो, कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वैज्ञानिक रूप से, ऐसा नहीं है। ये भी हम्म। विज्ञान का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि उन्होंने इजराइल के अंदर में हैक कर लिया, वहां के हम्म। खासकर परमाणु संयंत्र से संबंधित साइंटिस्ट हो या जो भी उनका खोज हो, वहां कर लिया, तो इसका मतलब इनके पास बहुत ही बेहतरीन ऐसे हैं जो कि एंटी साइबर या ये तथाकथित रूप से लीगल हो इलीगल हो, जो हैकर्स हैं, एथिकल एक हैकिंग होता है अपने देश के लिए करते हैं, तो अपने देश के लिए तो एथिकल है अंतरराष्ट्रीय नियम के हिसाब से, भले अनएथिकल और मतलब एंटी जो भी रहा हो। तो इनकी तारीफ करनी होगी कि ये वहां तक पहुंच गए हैं कि पता कर रहे हैं। और ये इसराइल और अमेरिका के लिए बड़े ही खतरे की घंटी है। जी। बिल्कुल सही बात है, उनके अंदर एक दहशत पैदा होनी चाहिए। अगली खबर है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से। अभी आईएसएफ बना भी नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ये तो बेकार साबित हो गया ट्रम्प का प्लान। कई तरीके से हम भी इसकी बात कर रहे हैं कि आईएसएफ, हालांकि देखने में भी आया है कि जॉर्डन और कुछ अन्य देशों में कुछ पैलेस्टीनियन को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का यह है कि हम उसमें शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमास के अस्त्र शस्त्र को छीन लिया जाए, यानी वो कहीं ना कहीं से हमास के पक्ष में है। और यह जो इंटरनेशनल जो भी है स्टेबलाइजेशन फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसकी कल्पना ट्रंप गवर्नमेंट ने, सरकार ने की थी कि ये जाके वहां पीस को कंट्रोल करेंगे, केवल हम्म। पीस कीपिंग फोर्स नहीं होंगे, बल्कि इनके पास आर्म्स ऑम्निशंस होंगे, जो भी कोई विरोध करेगा, यानी इजराइल की जगह पर ये लोग काम करेंगे। अब इजरायली सेना क्यों वहां मरने जाएगी, जो कि हम्म। हाल फिलहाल में जो नजर आ रहा है। और मुख्य कारण यही है कि ये लोग नहीं, मतलब
सक्षम हो पाएंगे, कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है। अमेरिका का जो फंड देना था वो नहीं देना है, तो होगा तो कहां से होगा? दिखाने हम्म। के लिए कह रहा है, चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन आए। अरब कंट्रीज दे, अरब कंट्रीज कितना तक देंगे वो देखने की बात है। और अंततः जहां तक है कि हमास के निरस्त्रीकरण की बात है, हमास तैयार नहीं है। इसलिए आईएसएफ जहां तक है वह डवाडोल हालत में है। डवाडोल क्या, मेरे हिसाब से वह नॉन स्टार्टर है। देखते हैं कि युद्ध फिर कब शुरू होता है। जी। खबरें और भी बहुत हैं, जैसे तुर्की का पोम्पियो ने दौरा किया और अब लेबनान पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी उनका स्वागत करने की बात कही है उनके उस बयान के बाद कि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि जो रोमन कैथोलिक हैं वो हमेशा से यही चाहते हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे को छोड़ के आना चाहता हूं नेतन्याहू पर। माफी मांग रहा है राष्ट्रपति से पत्र लिखकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ही परसों आया था। इसके पहले ट्रंप गए थे तो वहां कहा थे कि ये महान नेता हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वगैरह वगैरह। बहुतों को बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, उनके खिलाफ ये फालतू का यह जो है पॉलिटिकल गिमिक है, वो तमाशा और कुछ ना करे। अंततः इन्होंने पत्र लिख के मांगा है। तो ये मैं बता दूं कि यह इजराइल के संविधान के हिसाब से हम्म। प्रधानमंत्री या कोई भी उसको माफी दिया जाता है तो इस शर्त दिया जाता है, नंबर वन, कि वह सिद्ध हो चुका है, यानी गिल्टी है, यानी गिल्ट को मानते हैं। यानी यह अपने अपराध को मानते हैं कि इन्होंने हेराफेरी की है, ब्राइवरी ली है, बड़े बड़े कंपनियों से बड़ी बड़ी भारी मात्रा में इनके हम्म। बेटे, इनकी पत्नी वगैरह ने, इन्होंने खुद ने गिफ्ट लिए हैं। गिफ्ट केवल इसलिए नहीं कि बड़े आदमी हैं, इसके बदले हम्म। में उनका काम किया है। जैसे हम्म। मान लीजिए कि यदि डील देने का कोई एग्रीमेंट हो तो उनको दिया है जिन्होंने इनको गिफ्ट दिया है। तो जी। ये मान लिया कि ये गड़बड़ी हुई है। नंबर टू, क्या राष्ट्रपति को अधिकार है? संभवतः लगता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है। हमारे अभी बहुत सारे होते हैं माफ करने का। हम्म। यानी एक जो तमाशा है जो फिल्मों में देखते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, वह बिल्कुल बकवास है। वह जो हम्म। सत्ता में है उसके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। और अंततः क्या इनको मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन अभी से ही इजराइल के अंदर में, तेल हम्म। अवीव में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन का था राष्ट्रपति को तुम माफी मत करो। लेकिन मुझे तो कहना है कि माफी मत करो नहीं, सत्ता को उखाड़ फेंको, इसके लिए तुम संघर्ष करो, ना कि जाके मांग करो। क्योंकि मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, यह बंदा बच जाएगा। ट्रंप ने सारा कुछ गोटी बिसात बिछा दिया है, तुम उसमें फंस चुके हो, और तुम इसे कितने भी तड़पड़ाओगे निकल नहीं पाओगे। यह बंदा अभी भी बच जाएगा। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबरों का। पहला अपडेट है फ्लोरिडा से। उससे पहले जिनेवा में मुलाकात हुई, लेकिन अब फ्लोरिडा में मुलाकात के बाद मार्क रूबियो और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं प्रतिनिधिमंडल से जुड़े हुए, उनके जो तेवर नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मामला फिट हो गया है। तो जब मामला फिट हो गया है और स्टीव बिटकोव को भी मास्को भेजा जा रहा है, जेरेड कुशनर भी शायद साथ जा सकता है, तो ये जेलेंस्की बाबा 15 दिन के भीतर दूसरी बार पेरिस क्यों दौड़ रहे हैं? पेरिस दौड़ रहे हैं, छटपटाहट बहुत ज्यादा है। जो भी जितनी मीटिंग हो रही है, इसके पहले इनका दुबई या कहाँ पे मीटिंग हुआ था, अमेरिकी प्रतिनिधि और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के तुर्की बीच में में। इस्तांबुल में। हाँ, इस्तांबुल में हुआ था, और इनका और भी कहीं पे हुआ था। कई जगह अबू होते रहता, धाबी अबू अबू धाबी में धाबी भी। भी हुई है सर, अबू धाबी भी हुई है। हाँ, अबू धाबी में हुआ। तो हम्म। वहां पे इन्होंने कहा था कि यूक्रेन जो है सो कोर पॉइंट पे एग्री हो गया। अब कोर क्या है, मतलब मुख्य बिंदुओं पर सहमत हो गया। वह मुख्य बिंदु क्या है दिखाया नहीं गया है। जबकि ओपनली जो ट्रंप नहीं, जेलेंस्की जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं है। जबकि रूस हम्म। ने खुलेआम कहा है कि ये 4 प्रदेश है जिस पर अभी भी उनका कब्जा नहीं है पूर्ण तरह से, जिसमें जापोरिजिया, लुगांस्क और ये सब जो बाकी सब हैं, दोनेत्स्क और कर्सो हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा क्षेत्र है। दो कारणों से, एक तो कि वहां पे रूसी जनता रहती है, उनकी भाषा बोलती है, उस तरह के व्यवहार उनका चलन है। और नंबर टू, कि हम क्षेत्र को वहां तक बढ़ाना चाहते हैं जहां से कि यूक्रेन फिर हमारे अगेंस्ट अटैक ना करो। नेटो वाला तो ही है। तो किन किन बिंदुओं पर सहमति हुई है, यह सामने नहीं आ रहा है। और अभी ये जो दो बंदे जा रहे हैं, खासकर इनके दामाद जो कुशनर है और बिटकॉफ जा रहे हैं, ये महान लोग जो जा रहे हैं पुतिन से मिलेंगे। और इसके पहले इनकी प्रतिनिधि यहाँ आके मिल गए, जिसका अपने बार का कि मार्को रूबियो से मिले हैं। यह सब मिलने का बहुत सारा बंद हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से यही चीज है कि अमेरिका को नजर आ रहा है 50% प्रॉफिट। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां का जो रेयर अर्थ एलिमेंट, वो सब है। यूरोपियन यूनियन को दरकिनार करना यहां से, यानी उनको दिखाना कि तुम हमारे जूते के नीचे हो, वहीं पे बने रहो।
और इस तरफ जहां तक है, युद्ध बंदी हो जाता है तो फिर जेलेंस्की ना चुनाव जीतेंगे ना कुछ होगा। वो जेल में रहेंगे, कहीं भाग के रहेंगे, यह बात है। यूरोपियन यूनियन में इनकी छटपटाहट बहुत ज्यादा है। हाँ, फ्रांस इसीलिए जा रहे हैं कि भाई कुछ करो, बचाओ। हालांकि 100 राफेल इनको मिलने वाला है। और एक चीज बता दूं कि राफेल की जो कीमत इनका जो है, अब उतने दिनों के बाद जो भारत ने उस समय लिया था, उसका आधा से भी कम है। जी। सही बात है, हमारे वालों ने तो जानबूझ के उतने दामों में खरीदा और जो 126 खरीदने थे उनकी जगह पर सिर्फ 36 ही लिए। क्या गड़बड़ जाला है, जब कोई जांच ही नहीं होती तो बात क्या करें। पर सवाल ये भी है कि मैक्रो अड़कर बोलते हुए तो दिखते हैं ट्रंप के सामने, पर क्या वो वाकई में जेलेंस्की को ट्रंप से बचा सकते हैं। खैर, नहीं, ऐसा नहीं आगे लगता। बातचीत जी। जी। जी जी। बाइडेन के देखिए, समय में भी गए थे, रिक्वेस्ट किया था कि आपने हमारे ऊपर जो भी हम तेल लेते हैं उसका दाम बढ़ा दिया है, प्लीज कुछ कम कीजिए, हम पर राम कीजिए। ठीक राम है, शब्द नहीं कहा था, लेकिन मतलब वही था। और मतलब वही ट्रंप के निकलता है। सामने इनका किसी का नहीं चलने वाला है। बिल्कुल जी। सही बात है। ये भाव हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं सर, आपको बताने की कोशिश करते हैं, और चलती नहीं है किसी की भी ट्रंप के सामने, सच्ची बात यही है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी सामने नहीं पड़ रहे हैं। जब मैदान साफ हुआ तब साउथ अफ्रीका के G20 में पहुंचे। अब ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल के ठिकानों को कब्जा लूंगा वेनेजुएला के, जमीन पर उतरकर ऑपरेशन शुरू कराने जा रहा हूं। लेकिन अब फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी बातें हुई है। तो मुख्य मुद्दा जो है, वेनेजुएला का तेल का भंडार, और उसके पास जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, सऊदी अरबिया या सब को भी से बड़ा है, और उस पे इनकी नजर है। बाइडेन ने जब युद्ध शुरू हुआ था रूस यूक्रेन में, और जब बंदिशें लगाई थी, उनके पास तेल आना कम हो रहा था, उस समय हम्म। बाइडेन ने वेनेजुएला के ऊपर जो प्रतिबंध था हटाया था, और वेनेजुएला से काफी मात्रा में तेल लेते थे, क्योंकि वेनेजुएला में मुख्य रूप से पूंजीवादी आ, समाज ही है, और वही तौर तरीका है, पूंजीपति वर्ग वहां पे है। लेकिन अंतर यह है कि वेनेजुएला की सरकार प्रो पीपुल है, अपनी जनता के लिए करती है, और हर तरह से पूरा का पूरा अपना जितना तेल भंडार है, जो हम्म। अमेरिकी कंपनी उसको नहीं देती है। हम्म। मदरो के पहले जो वहां पे थे राष्ट्रपति, जो उन्होंने आए थे 2009 में ही आसपास आए थे, और जी। सत्ता में जीतकर उसके बाद से जब लड़ाइयां हुई थी, उन्होंने तेल देना बंद कर दिया था, अमेरिकी कंपनी को हटाना शुरू कर दिया था, उस समय से यह लड़ाई चली हुई है। यानी हम्म। हुगो चावेज की बात मैं कर रहा हूं। और हम्म। 1998 के आसपास में वहां पे अमेरिका ने वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, सीआईए की मदद से सफल नहीं हुआ था। तो ह्यूगो चावेज ने कई इनको बाहर भगा दिया, अमेरिका से हम्म। संबंध तोड़ लिया था, जो बाइन लाच चल रहा है। अब वेनेजुएला के सामने दो ही ऑप्शन है। ट्रंप तो पूरी कोशिश कर रहा है, एयर स्पेस तथा कथित रूप से बंद किया, हालांकि बंद नहीं है। हम्म। हजारों की संख्या में इनके मेरीन और शिप वगैरह सब वहां पर शामिल हो गए, यहां तक अगल बगल के देशों में कर चुके हैं। वेनेजुएला को पता है, यह महत्वपूर्ण चीज है, कि वह अमेरिकी सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे, कितना दिन हम्म। टिकेंगे मुश्किल है। तो दो ऑप्शन है। पहला तो यह है कि मैन पैट, यानी मैन पोर्टेबल, जो आदमी कंधे पे लेके जाता, उस तरह का इगला वगैरह, पुराने जमाने का है, लेकिन मतलब कोशिश करेंगे। और उसको पूरे वेनेजुएला में बिखरे दिया है, हर जगह डिफेंस का वो सिस्टम किया है। छुपे रूप से रेसिस्टेंस फोर्सेस पैदा कर रहे हैं, कि वो आ गए हम्म। तो उनको हम वियतनाम की तरह दिखाएंगे। और वेनेजुएला के लोग, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के लोग, जो पिछले 100 वर्षों से अधिक, सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वामपंथी हो चाहे कोई हो, उसी तरह से लड़ाके हैं जिस तरह से हमने आ, चीले में देखा कुछ समय के लिए, लेकिन उससे ज्यादा हमने वियतनाम में देखा, हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में देखा। और उस तरह से लड़ने वाले लोग हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत भारी सरदर्दी होगा, वेनेजुएला तो बर्बाद हो ही जाएगा। और उनकी हम्म। तमन्ना है कि जो भी हो, हम इस तेल के भंडार को तुमको नहीं देंगे, हम पूरा आग लगा देंगे, जैसे बहुत अच्छी। इराक में किया गया था। लेकिन इराकी लोग हार गए, नहीं उतना तक आगे चल पाए, क्योंकि इराक में भी दूसरा जो दुश्मन वर्ग था, वो अमेरिका से जाके मिल बैठा। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगल बगल के जो लोग हैं, अगर वाकई में पूरा लैटिन अमेरिका के लोग वेनेजुएला के साथ खड़े होते हैं तो शायद हमें दुनिया का एक अलग ही दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं चलते चलते होंडुरास की। यहां पर भी ट्रम्प चाहते हैं अपना ही बंदा बैठे। ट्रंप का ये जो है, आप देखेंगे, एलॉन मस्क ने भी जब इनके साथ थे तो जर्मनी में कहा था कि राइट वाले को, जो राइट विंग, उनको वोट दो। पूरी दुनिया में ये ओपनली प्रचार करते हैं। यदि हम्म। वामपंथी कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों को, तो इनको बहुत मिर्ची लगती है, और कहते हैं कि हम लोग धूर्त हैं, मक्कार हैं, इनको खत्म करो, हम लोग आतंकवादी हैं।
हम्म। वास्तव में आतंकवादी ये लोग हैं जो अपने फिनांस कैपिटल के लिए, हमारे तेलों के लिए, हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, हमारे श्रम शक्ति को लूटने के लिए काम करते हैं। तो बिल्कुल। होंडुरस में अभी लेफ्ट विंग है, और उनके जो अगेंस्ट में है, चुनाव होने वाला है, उनको अमेरिका ने कहा है, ट्रम्प ने कहा कि इनको वोट दो। यदि वो हार जाते हैं तो जो भी अमेरिका तुम्हें मदद करता है आर्थिक रूप से बंद कर देगा। हम्म। होंडुरस वैसे पूरे लैटिन अमेरिका में काफी गरीब देश है, और इसलिए वहां के जो विपक्षी कहते हैं कि अमेरिका के बिना हम नहीं चल सकते हैं, और ये हंगामा कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग जोर दे रहे हैं कि हम लोग ट्रंप को मतलब लाएंगे, ट्रंप को वोट देंगे। वैसे ही जैसे अर्जेंटीना के चमचे हैं, वैसे ही जैसे हमारे हैं लोग, जब तक ट्रंप ने हमारे खिलाफ 25 से 50% टैरिफ नहीं लगाया था, इस बार ट्रंप की सरकार का हम दावा कर रहे थे और इस धूर्त के पीछे जा रहे थे। तो दुनिया के मजदूर यदि समझने लगे कि ट्रंप और ऐसे लोग बहुत ही धूर्त मक्कार हैं, उन्हें हमसे कोई प्यार नहीं है, हमें वो कभी भी मार सकते हैं, हमारे किडनी को बेच सकते हैं, हमारी लाशों का मार लगा सकते हैं, उनके आंख में एक बूंद भी मतलब ना आंसू आएगा, ना दिल की धड़कन बढ़ने वाली है। हाँ, उनके संपत्ति जो कि हमारे देश में है, हम्म। जिस पर वो लूटना चाहता है, उसको हम रोकने लगे, तब उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे वेनेजुएला में कहते हैं कि वो ड्रग के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां भी कुछ शुरू कर देंगे वैसा। डेमोक्रेसी बिठाने के नाम पर वो अपनी सेना भेजेगा। सीआईए को ओपनली इसने कहा है कि मदुरो को पकड़ो, और उसके ऊपर 5 मिलियन या $500 मिलियन का उसने लगा रखा है। घोषणा कर दिया जैसे वो हमारे यहाँ का कोई माओवादी नेता हो कि 5 लाख या 50 लाख की घोषणा कर दी, मार कर लाओ, उस तरफ कर दिया। तो इस तरह की गुंडागर्दी से 21वीं शताब्दी में यह हम्म। मानवता के लिए महान शर्म की बात और खौफनाक बात है। जी। देखते हैं कहानी कहाँ बदलती है, क्योंकि जहां ऐसे जालिम लोग खड़े हो रहे हैं, वहीं जिम्मेदारी समाज की भी बनती है कि वो इस जुल्म के खिलाफ उतनी ही शिद्दत से आवाज भी उठाए। घर में घुसकर बैठ जाने से या शुतुरमुर्ग की तरह बालू के रेत में मुंह छिपा लेने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। आने वाली नस्लें जो हैं वो सवाल जरूर पूछेंगी। बहुत शुक्रिया सर, और हमारी ये कोशिश लगातार जारी है। हम कोशिश करते रहेंगे लगातार ऐसी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।